तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल विद में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा IMEI के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि कैसे हम उसको देखते हैं, क्योंकि IMEI से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब इलीगल हो सकते हैं अगर आप उसमें थोड़ी सी लापरवाही कर दो, क्योंकि IMEI केवल रिपेयर ही आप कर सकते हो, उसको चेंज करना है। उससे कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर आप इसमें करते हो तो फिर वो गैरकानूनी हो जाता है। आप सभी जानते हैं इस बारे में। अगर किसी मोबाइल फ़ोन की अनलॉकिंग या फ्लैशिंग भी आप करना चाहो तो उसका बिल और डब्बा या फिर उसका पहचान पत्र ज़रूर लें, नहीं तो आप उसमें फिर आपको एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें तो इसमें तो कईयों की वीडियो पड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। फिलहाल तो मैं आपको बस ये बताऊँगा कि IMEI नंबर से क्या है, क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपका ये हिसाब किताब होता है, क्यों कानूनी कार्रवाई आप पे हो सकती है, क्यों नहीं, आपको कैसे इससे बचना चाहिए, क्या आप कर सकते हो इसके बारे में। तो इसी के बारे में थोड़ी सी वीडियो है, वही मैं डालूंगा आपके सामने कि मेरे जो विचार हैं इस बारे में क्या मैं दे सकता हूँ और आपको क्या समझा सकता हूँ, आपको कितना समझ आता है। क्योंकि कई कस्टमर्स भी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे फ़ोन का IMEI मुझे चेंज करवाना, तो वो आप साफ मना कर दो, क्योंकि चेंज करना इलीगल तो होता ही है। वो क्यों होता है वो सब मैं उसी डिटेल में आपके सामने जाऊँगा, वही टेक्निकलिटी में आपको समझाने वाला हूँ कि किस लिए हम इसे मना करते हैं और किस बॉक्स के थ्रू जो भी है ये सब चीज़ें आपको कैसे काम करना है सॉफ्टवेयर का। क्योंकि सॉफ्टवेयर के काम करने के लिए आपको अपने लिमिटेशन में ही काम करने होते हैं, आप वैसे काम नहीं कर सकते जो कि किसी भी दायरे में आपको कानूनी पचड़े में फंसा दें और आपको बाद में परेशानी। क्योंकि कई बंदों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और उन्होंने किसी IMEI के साथ छेड़छाड़ की या फिर कोई चोरी का फ़ोन गलती से अनलॉक कर दिया और फिर उनको अपनी दुकान पे भी काफ़ी लॉस हुआ और उनको फिर पुलिस ने भी उन पर कार्रवाई करी। तो आप इससे बचें, ज़रा से 100-200 के लालच में ना करके आप अपना केवल सेफ काम ही करें और उसी से ही अपना गुजारा चलाएं, ना कि आप 100-200 के लालच में फिर आपको पैसा भी भरना पड़ेगा, आपको जुर्माना भी लग सकता है काफ़ी, और आपकी शॉप पे भी नौबत आ सकती है कि आपको बंद ही करनी पड़े। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे, यही वीडियो इसी बारे में। तो IMEI के बारे में तो आप सभी जानते हैं, IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। अब YouTube पर तो ढेरों वीडियोस भरी पड़ी कि सॉफ्टवेयर पे क्या काम करना है, क्या नहीं करना, IMEI से क्या वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्यों नहीं। IMEI का मतलब क्या, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि मोबाइल का सारा कच्चा चिट्ठा IMEI नंबर में होता है। ठीक है, कच्चा चिट्ठा मतलब कौन किस कंपनी का है, कब बना था, किस बाजार की साइट के थ्रू, सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये अपरिवर्तनीय होता है। आप इसको ये ध्यान रखना, ये केवल अगर आप जरूरी हो किसी केस में कि आपको पता हो कि ये कस्टमर इसका जेन्युइन है, इसके बाद इसका बिल डब्बा सब है और इसका IMEI नंबर करप्ट हो गया, तभी आप उस करप्ट IMEI को रिपेयर करोगे। वही IMEI नंबर आप डालोगे जो नंबर आपने बॉक्स पे देखा है या फिर फ़ोन के स्टिकर पे लिखा है। आप अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन IMEI में नहीं कर सकते, वो इलीगल है। ठीक है, और वो भी तब करने जब आपको 100% आपको पता है कि ये IMEI नंबर इसी ओनर का है और इसी डब्बे का है। डब्बा बिल आपके पास होना चाहिए। हमने भी हमारी शॉप पर लगा रखा है ना कि किसी भी मोबाइल फ़ोन की फ्लैशिंग या अनलॉकिंग तभी करनी है जब हम उस फ़ोन को अनलॉक तभी करेंगे जब हम उसके अंदर उसका IMEI नंबर जो डब्बा है, उसका बिल है, वो सब हमारे पास होगा, तभी हम उसको छेड़ेंगे। नहीं तो वापस कर दो कस्टमर, कोई बात नहीं, तो उसको मत कमाओ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि 100-200 नहीं कमाने, खामखा 100-200 के चक्कर में 1-2 लाख भरने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो IMEI नंबर से हमारा चैप्टर तो खैर ये है कि IMEI नंबर से क्या काम है। IMEI नंबर जब आप किसी फ़ोन के अंदर सिम डालते हो ना, मान लो किसी फ़ोन में आप सिम डाल रहे हो, इंसर्ट कर दिया आपने सिम, तो सिम डालने के बाद दोनों के तो सिम डालने के बाद ये दोनों आपस में जिस फ़ोन के अंदर सिम आप डाले दोनों इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। जब दोनों इंटरकनेक्टेड आपके होंगे तो जो टावर है आपका मोबाइल एक्सचेंज का, एयरटेल है, वोडा, जो भी एक्सचेंज के अंदर सिम और IMEI दोनों जाते हैं। भाई सिम तो उस कंपनी की है ही, तो जाएगा ही जाएगा। साथ में इस कंपनी को ये पता चल जाता है कि इस IMEI वाले फ़ोन में सिम डली हुई है। अब अगर कंपनी के ऊपर ट्रेसिंग का दबाव है या फिर उनकी नज़र में है कि ये फ़ोन चोरी का है, तो आपका फ़ोन ट्रेस हो करवा लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, क्योंकि IMEI नंबर चोरी का है, यानी फ़ोन चोरी का है। अगर फ़ोन आपका वाईफाई के थ्रू भी आप ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि लोकेशन के जरिए ट्रेस, तो ट्रेसिंग तो बहुत तरीके से आप कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो IMEI नंबर से किसी भी तरह की छेड़छाड़, किसी भी तरीके का, वो आपका गैर कानूनी होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी फ़ोन का जेन्युइन बंदे का, जेन्युइन बॉक्स वाले का आप IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हो, बस। ठीक है, और IMEI रिपेयर कैसे करना है, जैसे मान लो आपने
हैश चेक करने की बता रहा हूँ मैं, 06 हैश, इस कोड से आपका IMEI आ जाता है। लेकिन जैसे किसी फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा आपका, तो उसमें IMEI null आता है या फिर इनवैलिड आता है, ठीक है। IMEI null आता है और IMEI इनवैलिड आता है। तो ऐसी पोजीशन में या फिर किसी फ़ोन का बेस बैंड जो है अननोन हो जाता है, तो भी IMEI नंबर नहीं आएगा। तो फ्लैशिंग से अगर आप करोगे, ठीक करने की कोशिश, प्रोग्रामिंग आप करोगे, तो बेस बैंड आपका वापस आ जाएगा और IMEI भी जेन्युइन आपका वापस आ जाएगा। IMEI हमेशा जेन्युइन ही होना चाहिए जो WR बिल पर लिखा हुआ, ठीक है। आप उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो क्योंकि मैंने बता दिया है, ठीक है, कि क्या वजह है भाई। देखो किसी फ़ोन का अगर आप IMEI नंबर चेंज करते हो, तो चेंज करने पर तो आप एक चीज़ उसकी आप पहचान ही बदल देते हो एक तरह से। किसी फ़ोन को किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ पड़ा है ना, अब वो वारदात में इस्तेमाल हुआ पड़ा है, किसी का खून हो गया उस फ़ोन के पीछे, जो भी है ना। अब वो फ़ोन आपका ट्रेसिंग पे लगा हुआ है, मान लो आपको वो फ़ोन कहीं से पाया या किसी कस्टमर को पाया, गलती से आप उसे, उसके अंदर पैटर्न वगैरह तो हो गई, आप उसे अनलॉक कर दोगे, तो वो पकड़ा जाएगा कस्टमर, फिर कस्टमर पुलिस को आपके पास लेकर आएगा। तो किसी भी अनजाने आदमी का आपको फ़ोन की अनलॉकिंग, फ्लैशिंग नहीं करनी जब तक वो उसका प्रूफ ना दे या फिर पता ना हो कि 100% फ़ोन इसी का है, ठीक है। नहीं तो फंसोगे गंदे वाले। और अगर किसी फ़ोन का अगर आप करते भी हो फ्लैशिंग या अनलॉकिंग, तो अपने पास एक डायरी मेंटेन करो और IMEI नंबर लिखो और उसका आधार नंबर लेके आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। किसी भी फ़ोन का अगर आपके कोई, वैसे भी जनरली मैं बता रहा हूँ, कोई हार्डवेयर के लिए कोई फ़ोन रिपेयर होने आया, माइक स्पीकर का फॉल्ट चेक करना या नेटवर्क चेक करना, तो अपनी सिम मत डालना, उसी की सिम लेके डालना कोशिश करना। अगर फ़ोन जेन्युइन नहीं है, आपको डाउट है उस पर, तो उस पर सिम अपनी मत डाल, ठीक है। कई बार कईयों के साथ ऐसा हुआ है कि फ़ोन चोरी का था और माइक चेक करने के लिए उसने अपने सिम डाली और पुलिस वहीं आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद IMEI नंबर में आपकी छेड़छाड़ करो, मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। लेकिन अगर आप IMEI रिपेयर करते हो तो जिस लिमिटेशन में आप कर सकते हो आपको बता ही दिया मैंने, कैसे आपको रिपेयर करना है कैसे नहीं, वो तो प्रैक्टिकली आप देख चुके हो। कल ही मैंने बताया था, इन्वेलिड आ रहा था, रिपेयर करके भी हमने दिखाया था। लेकिन हमने डाला उसी को जो डब्बे पे लिखा था, हमने कुछ चेंज नहीं करा, और वो उसका मालिक का था और उसी पे करोगे आप। अगर आप किसी भी अननोन आदमी का करते हो ना, तो फिर वो इलीगल हो जाता है ना भाई। किसी का IMEI आपने चेंज कर दिया, मान लो ये IMEI का फ़ोन था, इस IMEI वाले का फ़ोन पे वो चोरी हो गई, फ़ोन चोरी हो गया, ये चला गया IMEI ट्रेसिंग पर, आपके पास फ़ोन है, आपने कर दिया IMEI चेंज, तो फ़ोन की पहचान तो गुम हो गई, फ़ोन तो आइडेंटिटी ही चेंज हो गई, वो तो फिर अब ट्रेस ही नहीं हो सकता। अब वो फ़ोन आतंकवादी गतिविधि में इस्तेमाल हुआ हो, क्या पता किसी से उसका खून हुआ हो उसके पीछे, फ़ोन तो ट्रेस हो नहीं सकता। तो आप तो एक तरह से देशद्रोह के भी केस में आ जाओगे ना, जरा से लालच के पीछे। इसलिए इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि फ़ोन की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और IMEI बदलने के बाद वो ट्रेस हो नहीं सकता है। वो तो जब आप ट्रेस हो पाओगे या फिर वो ट्रेस जब बंदा पकड़ा जाएगा, वो बताएगा मैंने यहाँ से चेंज करा, ये फ़ोन है, तब पता चलेगा, वरना IMEI नंबर, इसलिए तो काफ़ी संगीन मामला बनता है, ठीक है। तो कभी भी आपको इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप केवल रिपेयर कर सकते हो, वो भी कम उसी का करना जो कि जेन्युइन है, ठीक है। और अनलॉकिंग भी उसी की ही करनी है जो कि जेन्युइन, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में तो हैं ही, तो इसमें मोस्टली तो दो ही काम होते हैं हमारे। IMEI रिपेयर तो मैंने बता दिया क्यों नहीं करना है, या करना है तो कब करना है, जरूरी हो मजबूरी तब कब करना है, ठीक है। लेकिन मोस्टली तो दो सेटों के लिए आपको फ़ोन को फ्लैश करना या अनलॉक करना होता है। अब अनलॉकिंग कब करनी है, जब फ़ोन के अंदर कोई पैटर्न लगाया आपने या कोई पासवर्ड लगा हुआ कोई भूल गया है ना, छोटा फ़ोन हो चाहे बड़ा फ़ोन, तो उसको हटाना ही अनलॉकिंग होती है। और फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फ़ोन आपका लोगो पे अटका हुआ है, केवल वीवो लिखा रहा है, ओप्पो लिखा रहा है, सैमसंग लिखा रहा है, या फिर कोई और ब्रांड का है और केवल ब्रांड पे आता है, उसके बाद फिर कुछ आगे नहीं बढ़ता, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर फ़ोन उसी लोगों पे रिबूट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको फुल प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है फ़ोन की, तो उसको फ्लैशिंग कहते हैं। फ्लैशिंग का मतलब होता है फ़ोन को रीप्रोग्राम करना, ठीक है। जैसे आप फ़ोन कंप्यूटर के अंदर आप विंडो डालते हो, विंडो 7 उसको अपग्रेड करते हो 10, ऐसे आपका जो एंड्रॉयड है वो भी अपडेट होता रहता है, 7 है 8 है, कंपनी उसकी अपडेट्स भेजती है आपको, उसमें कुछ नहीं करना, केवल क्लिक करना, अपडेट आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैनुअली लैपटॉप वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो विंडो, तो वो तो आपको खुद ही करनी पड़ती है ना, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। यूज़र फ्रेंडली होता है आपका एंड्रॉयड, वो खुद ही अपडेट्स आएंगे, आपको इंस्टॉल करना है, केवल क्लिक करना, वो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, फ़ोन की चिप में या फिर प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ी होती है, अपडेट के दौरान फ़ोन करप्ट हो जाता है, या फिर फ़ोन को
दिन ही पूरे हो जाते तो भी सॉफ्टवेयर का खराब हो जाता है, तो हमें उसकी फ्लैशिंग करनी पड़ती है। वो प्रोग्रामिंग दोबारा से होगी, पुराना डाटा इरेज होगा, नया डाटा डलेगा, उसी को ही फ्लैशिंग कहते हैं। और जो प्रोग्रामिंग जिस आईसी में जाती है उसको फ्लैश आईसी या फिर eMMC आप बोलते हैं, उसी के अंदर डाटा जाता है। फिजिकल मेमोरी भी वही होती है, ठीक है, जिसमें 64 GB है या रैम भी होती है, उसमें कईयों में इंक्लूडेड, या रैम अलग से भी होती है। तो सेट के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है वो कैसा है, ठीक है। तो अनलॉकिंग और फ्लैशिंग में समझ आ गया कि अनलॉकिंग में केवल पासवर्ड ही हटाना होता है, उसमें फ़ोन का डाटा लॉस होता है। किसी किसी बॉक्स में ऐसी सुविधा आई है कि डाटा पैटर्न वगैरह रीड हो जाता है, लेकिन मोस्टली तो डाटा की कोई भी गारंटी लेता नहीं, डाटा जाएगा, ठीक है। फिर होती है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब पूरा प्रोग्रामिंग करना। कई साइटों में क्या होता है कि किसी बॉक्स में या किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा सपोर्ट नहीं आ पाता है कि वो फ़ोन को अनलॉकिंग कर पाए डायरेक्ट। ऐसे में आपको फ़ोन की पूरी फ्लैशिंग भी करनी पड़ती है। तो फ्लैशिंग करोगे तो अपने आप ही पासवर्ड हट जाएगा। तो कुछ फ़ोनों में ऐसा भी होता है, जैसे ओप्पो है, वीवो है या रियलमी के कुछ ऑनलाइन हैंडसेट है जो कि केवल ऑनलाइन सर्विस पर ही चलते हैं, उनमें हार्ड रीसेट आप कर नहीं पाते। उसके लिए या तो फ़ोन को खोलना, उसमें ISP से टाके लगाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करो, डाटा में काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ़ोन को ऑनलाइन करोगे तो उसमें फ़ोन खोलना भी नहीं पड़ता, वॉल्यूम प्लस और माइनस दबा के फ़ोन को क्वालकॉम के अंदर कनेक्ट करा के फ्लैशिंग करनी होती है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर यूज़र ID और पासवर्ड आपको चाहिए होता है, वो फिर ऑनलाइन आपको मिलेगा, तो उसी को कहते हैं ऑनलाइन हो गया, ठीक है। मतलब आप सॉफ्टवेयर फ्लैश टूल आपने फ्लैशिंग करते हो, कल मैंने करवाई थी, तो फ्लैश टूल आपको होता था जब वो तो डायरेक्ट ओपन हो गया था क्योंकि वो तो फ्री था SP टूल। लेकिन ओप्पो का जो फ्लैश टूल होता है ना, ओप्पो या रियलमी, वो ओपन करने से पहले आपसे यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। ये सर्विस सेंटर की होती है। आप जब ये आप भरोगे ना तभी जाकर के फ्लैश टूल ओपन होगा। अगर यही नहीं भरा तो ओपन ही नहीं होगा, तो फ्लैशिंग कहाँ से होगी भाई। तो यही ऑनलाइन का सिस्टम है, ठीक है, कि ओप्पो सर्वर ऑन है या ऑफ है। ओप्पो सर्वर ऑन होगा तभी ये टूल ओपन होगा, तभी फ्लैशिंग शुरू होगी। सर्वर ऑन नहीं है तो सर्वर से भी ID कनेक्ट नहीं हो पाएगी और फिर सेटअप भी आपका ओपन नहीं होगा टूल का, तो फिर कहाँ से आप फ्लैश कर पाओगे। तो ओप्पो ऑन ओप्पो ऑफ आपने देखा हो कहीं पर, तो इसका मतलब ये कि सर्विस ऑन है या नहीं, ठीक है। ये ID आप किसी से परचेज कर लेते हो, यूज़र ID और पासवर्ड, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। इसको परचेज करने का कोई फ़ायदा है तो आपको ज़्यादा, जब बल्क आए तभी आप खरीदो और फिर आप 50-60 सेट अपने करो। नहीं तो अगर मान लो अगर एक आधा सेट आ रहा है और ओप्पो के सर्विस सेंटर पर आप जाओ तो आप बिल डब्बा ले जाओ तो फ्री में भी कर देते हैं। बस आपका टाइम खराब होगा जब कस्टमर को ही भेज दो, ठीक है। तो ओप्पो में डायरेक्ट रिस्क में फ्लैशिंग ना करके, डायरेक्ट रिस्क मतलब वो ISP से करना पड़ता है ना कई सेटों में। MTK तो आपका बाईपास हो जाता है आजकल। क्वालकॉम के जो चिपसेट आया उसमें दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन होता है या फिर उसमें टाँके लगा के ISP अडेप्टर से या फिर UFI वगैरह से वो आपको टाँके IC की जाली हटा के फिर तार देने पड़ते हैं ना अडेप्टर से। तो फिर वो तो रिस्क की मामला हो गया। एक तो फ़ोन उधड़ गया, जाली उखाड़ने में फ़ोन कई बार ऐसे लेयर्स निकल जाती हैं कि फ़ोन डेड भी हो जाता है। तो इससे अच्छा तो ये हुआ कि हम ऑनलाइन सर्वर से अपनी फ्लैशिंग कर रहे हैं उसमें बिना किसी डायरेक्ट रिस्क के। सबसे बढ़िया तो वही है ना, पैसे ज़्यादा जरूर लगते हैं लेकिन इसमें फ़ोन सेफ रहता है, फ़ोन खुलता भी नहीं। कई सेटों में तो फ़ोन को खोलना भी पड़ता है, तो इसमें फ़ोन खुलेगा और इसमें फ़ोन नहीं खुलेगा, ये फ़र्क है ओप्पो वाली सर्विस में, ठीक है। तो ओप्पो का टूल कैसे चलता है जो भी है वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगा। वो तो खैर सॉफ्टवेयर में खैर आपका हो ही रहा है, ये तो मैं खाली एक यूट्यूब पे हमारी थोड़ी सी जानकारी बच्चों को मिल जाए उसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो एक तो था अनलॉकिंग और फ्लैशिंग। अब अनलॉकिंग फ्लैशिंग में आपको किसी करने को भी मैंने बार बार बताया कि उसी फ़ोन की फ्लैशिंग अनलॉकिंग करनी जिसका मालिक जेन्युइन हो, उसका बिल डब्बा वगैरह या फिर वो अपनी ID आधार कार्ड वगैरह देने को तैयार हो, उसी का ही काम करना है, ठीक है। क्योंकि अगर उससे इससे ये फ़ायदा है, जैसे मान लो आपको पता चल गया मालिक उस फ़ोन का मालिक वही है और उसका फ़ोन का IMEI वगैरह की कुछ भी दिक्कत है, अनलॉकिंग आपको करनी है। तो देखो जब मैंने फ़ोन खरीदा मेरे पास उसका बिल है, मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे पास उसका एक बिल है, मेरे पास उसका डब्बा भी है, तो मैं इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि भाई मैं उसका पूरा मालिक हूँ। अब मैं फ़ोन का मालिक हो गया, मेरी मर्जी उसको मैं फेंकूँ, हथौड़े से फोड़ूँ, कुछ भी करूँ, मैं उसका मालिक हूँ ना। अब मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी कि मैं उसकी फ्लैशिंग करवाऊँ या अनलॉकिंग करवाऊँ, क्योंकि मेरे पास उसके पूरे राइट है भाई, मैंने उसे खरीद रखा है ना। तो फ्लैशिंग अनलॉकिंग करने का राइट हो जाता है ना एक तरह से। मेरी मर्जी मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ कि नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास तो बिल है, मैं तो खरीद रखा, मेरी मर्जी भाई मैं बाहर से करवाऊँ सर्विस सेंटर जाऊँ। तो फिर ऐसे में फिर वो काम जेन्युइन आपको आप पे कार्रवाई के चांसेस कम होते हैं। पुलिस तो फंसाने में भाई आप जानते हैं भी क्या हो सकता है, कुछ नहीं तो, लेकिन फिर भी फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बंदा जेन्युइन है उसी का ही काम करना है, बाकी का नहीं करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये चीज़ें ना करो, 100-200 का लालच ना करो, इतना ही समझाना चाहता हूँ मैं आज। आगे के लिए भी मैं समझा रहा हूँ खास तौर पे,
गलती से भी चोरी के कोनों के काम में नहीं पड़ना। ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है।